हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। मैं हूं सुप्रिया सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री क्वेश्चन ईयर 2017। तो आओ चलते हैं, इसमें हम क्वेश्चंस देखने। पहला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ऋग्वैदिक आर्यन का टाइम पीरियड क्या था भाई? 1500 से 1000 बीसी, राइट? ठीक है। और आपको पता है इंडस वैली पीपल का टाइम पीरियड क्या था? 2900 से लेकर के ऑलमोस्ट 1700 बीसी। ठीक है। द ऋग्वैदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, वेर इज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। यस, ये बात सही है। ठीक है, मेल कोट एंड वॉरफेयर ये पहनते थे बिकॉज ये ट्राइबल सोसाइटी थी, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये टाइम टू टाइम वॉर वगैरह करते रहते थे। ऑल्दो आयरन की डिस्कवरी ऐसा कहते हैं कि इस टाइम पे नहीं हुई थी, लेटर वैदिक एज के टाइम पे हुई थी, बट यहाँ पे कहीं भी हमें आयरन का ऐसा पूछा नहीं जा रहा है, राइट? कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, वेयर एज द पीपल इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस बिहाइंड। सही है। ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, silver and copper, whereas Indus Valley people knew only copper and iron. आयरन नहीं, आयरन तो लेटर वैदिक में आया है, तो इंडस वैली आयरन कैसे जानेंगे? सो सेकंड इज इनकरेक्ट। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपके दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। थर्ड, ऋग्वैदिक आर्यन हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, वेयर एज देर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। तो ये जो है ना, ये यूपीएससी इसको बिल्कुल सही मानती है, इसलिए क्योंकि आपका एक साइट है सुरकोटडा जो कि है गुजरात में, और यहाँ पे कि हॉर्स बोन मिले हैं, लेकिन ये घोड़े के ही हड्डी है कि नहीं, इस पे कंटेंशन है, इस पे डाउट है। सो बेसिकली ओवरऑल हम मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में उनको हॉर्स के बारे में नहीं पता था और वहाँ पे हॉर्स यूज़ नहीं होता था, तो हम नो एविडेंस ऑफ हॉर्स ही कंसिडर करते हैं। तो 3 क्या हो जाएगा? 3 भी आपका सही हो जाएगा। सो बेसिकली इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 and 3। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर सन टेम्पल। अब देखो, अब ये आपका यूपीएससी 2017 में पूछा हुआ है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑल सन टेम्पल्स इंडिया में जितने भी हैं, आप उसके बारे में खुद से क्या करोगे? रीड करोगे एंड ट्राई टू लर्न इट। एक बार भी आप उसको देखोगे ना, तो आपको विजुअली याद रहेगा कि हाँ, कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में सन टेम्पल है। ठीक है, तो ये आपका काम है कि आप बाकी के सन टेम्पल्स के बारे में जानो, और इसके अलावा ऑप्शन के थ्रू मैं आपको बताऊंगी आपको क्या जानना है। अरसावली, ठीक है, तो मैं अमरकंटक और ओमकारेश्वर, आपने पढ़ा होगा। अमरकंटक तो एक प्लेट्यू है, राइट, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, और वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जैसे कि नर्मदा हो गई, सोन हो गई, है ना। तो इट इज़ अ प्लेट्यू, इट इज़ नॉट अ टेम्पल, तो इसको आप कट कर दो, तो 2 आप हटाओ, 2 आप फिर से हटाओ। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में उज्जैन में थोड़ी ही दूरी पे ओमकारेश्वर है, और उन्हीं से थोड़ी दूरी पे क्या है? महाकालेश्वर। सो बेसिकली ये दोनों क्या है? ये दोनों ज्योतिर्लिंग है, यानी महादेव के ज्योतिर्लिंग है ये दोनों। और भारत में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग है भाई? तो टोटल भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। अब आपका, अब ये तो ज्योतिर्लिंग है, सन टेम्पल नहीं है, सूर्य मंदिर नहीं है, तो यानी आप थर्ड भी आप काट दो। अब आपका क्या बचा ऑप्शन? तो 1 बचा, तो ऑप्शन है क्या? अरसावली। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? 2 चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप सारे सन टेम्पल्स के बारे में खुद से पढ़ोगे। ठीक है, गूगल पे जाओ, टाइप करो सन टेम्पल्स इन इंडिया, उस पर आपको दिखेगा, उनके स्टेट्स ध्यान रखना कि कौन से स्टेट में कौन सा सन टेम्पल लोकेटेड है, और टोटल नंबर ऑफ सन टेम्पल भी इंडिया में कितने हैं ये भी आप देख लेना। टोटल नंबर, जैसे ज्योतिर्लिंग हमें पता है ना कि ज्योतिर्लिंग तो भैया 12 है। अब आपका सेकंड काम ये है कि ज्योतिर्लिंग टोटल 12 है और कहाँ कहाँ है, उनके लोकेशन स्टेट के साथ आपको याद रखना है कि मल्लिका अर्जुन कहाँ है भैया? वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अमर ओमकारेश्वर कहाँ है? महाकालेश्वर कहाँ है? ये सब आपको जो है वो पता होना चाहिए, और ये 2 आपका काम है, क्योंकि पीवाईक्यू में हो सकता है अब आगे इससे सवाल आ जाए। तो अरसावली की मैं बात करूँ तो अरसावली सन टेम्पल जो है वो आंध्र प्रदेश में है, एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू सूर्य भगवान। इट इज़ वन ऑफ द फेमस सन टेम्पल्स इन इंडिया। अगर मैं आपको सन टेम्पल्स के बारे में बताऊं तो इंडिया में बहुत सारे सन टेम्पल है, जैसे कि आपने सुना होगा कि मधोरा सन टेम्पल गुजरात में, उसी तरह से मार्टांड सन टेम्पल जम्मू कश्मीर में, उसी तरह से आपने सुना होगा
कटारमल सूर्य टेम्पल उत्तराखंड में, कटारमल का मंदिर घूमने भी जाते हैं लोग, है ना। असम में भी एक मंदिर है सूर्य पहाड़ मंदिर। उसी तरह से ब्राह्मण्य देव सन टेम्पल है मध्य प्रदेश में। उसी तरह से एक है आपका दक्षिणार सन टेम्पल, वो कहाँ पे है, दक्षिणार, दैट इज इन बिहार, ठीक है। उसी तरह से सूर्यनार सन टेम्पल वो है आपका तमिलनाडु में। उसी तरह से है आपका अरसावली जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, वो कहाँ पे है भाई, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये सब सन टेम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आ गया प्री में तो ये मत सोचना कि नहीं पढ़ा था, यूपीएससी के पीवाईक्यू से ही आएगा। अमरकंटक क्या है भाई, तो ये तो मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर यहीं से निकलती है, एंड इट इज नॉट स्पेसिफिकली फेमस फॉर सन टेम्पल, ठीक है। ओमकारेश्वर तो एक तरह से एक ज्योतिर्लिंग है ना, सन टेम्पल नहीं है। और टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में, जैसे कि सोमनाथ गुजरात में, महाकालेश्वर उज्जैन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट उज्जैन नहीं है, ओमकारेश्वर की डिस्ट्रिक्ट है क्या, शिवपुरी। मल्लिकार्जुन कहाँ है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। वैजनाथ कहाँ है, तो वैजनाथ महाराष्ट्र में है, ठीक है। केदारनाथ केदारनाथ में है। नागेश्वर कहाँ है, गुजरात में। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है, नासिक महाराष्ट्र में है। भीमाशंकर कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में है। रामेश्वर कहाँ है, रामेश्वर थी तमिलनाडु में। कृष्णेश्वर कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में। काशी विश्वनाथ कहाँ है भाई, वाराणसी में है। तो ये सब आपके लिए क्या होगा, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। झारखंड में भी एक टेम्पल है, कौन सा है भाई, ज्योतिर्लिंग बताओ जल्दी, वैद्यनाथ है, कौन सा है। तो ऑल ऑफ दैट आप 12 वो जरूर याद रखना ज्योतिर्लिंग, ठीक है। और एक क्वेश्चन मेरा कि सबसे ज्यादा सन टेम्पल, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ज्योतिर्लिंग आपके कौन से स्टेट में है, इसका आप मुझे जवाब दो। पहला मध्य प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड आंध्र प्रदेश या फिर फोर्थ गुजरात। और इन चारों में से मैं बताऊंगी कि जो भी आपका आंसर है उसमें जिस स्टेट में जितने नंबर ऑफ ज्योतिर्लिंग है उन सारे ज्योतिर्लिंग का आप नाम भी ऑप्शन में लिखोगे, अपने आंसर में लिखोगे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 ओनली। अब चलते हैं आगे। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पाने पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट इलस्ट्रेटेड पेंटिंग सेट। अब ये मैंने बार बार आपको बताया है, इसको मैं बार बार क्या बताऊँ। बाग केव कहाँ है भैया, मध्य प्रदेश में। एलोरा कहाँ है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में है। बादामी कहाँ है भैया, बादामी आपको पता है कि कर्नाटक में है। तो अब आप देखो कि अजंता में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अजंता में पद्मपानी बोधिसत्व का क्या मिला है, मूरल पेंटिंग मिला है। और मैंने आपको बताया था कि वज्रपानी और पद्मपानी और मंजूषा 3 तरह की पेंटिंग। वज्रपानी क्या है भाई, थंडर बोल्ट पकड़े हुए है ना, वज्र पकड़े हुए हैं। पद्मपानी ने क्या पकड़ा है, लोटस पकड़े हैं। बोधिसत्व ने कमल पकड़ा। और मंजूषा ने क्या पकड़ा है, मंजूषा ने स्वॉर्ड पकड़ा है, ठीक है, स्वॉर्ड, तलवार। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। इसी से आपका एक पीवाईक्यू आया था कि भाई अजंता है कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, ऐसे करके एक लाइन था, वो आगे हम देखेंगे। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वतंत्रिका एंड सामित्या वेर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, ओके। सर्वस्तिवादी हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिनोमिना वे नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन अ लेटेंट फॉर्म। अब मैं आपको बताऊं कि स्वतंत्रिका और सामित्या जो है बुद्ध जैनिज्म का सेक्ट नहीं है, बुद्धिज्म का सेक्ट है। इसका थोड़ा सा डिटेल सुन लो। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, वैशाली में हुआ था, ठीक है। शिशुनाग वंश के कौन से राजा थे, कालाशोक थे, ठीक है। यहाँ पे सबकामिर जो थे वो प्रेसिडेंट थे। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हम पहली बार बुद्धा का इंटरनल डिवीजन जो है बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर, बुद्धिज्म के अंदर देखते हैं, जो कि डिवीजन किसमें देखते हैं हम, स्थाविरावादिन और महासंघिका। आप देखोगे आगे आने वाले क्वेश्चन में इस पे भी क्वेश्चन है, ठीक है, महासंघिका और स्थाविरावादिन में, तो पीवाईक्यू में। तो स्थाविरावादिन महासंघिका, बाद में यही स्थाविरावादिन जाकर के क्या बनता है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महासंघिका बनता है महायान, ठीक है। ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात बता रही हूँ, ये था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो बेसिकली ये जो स्थाविरावादिन हीनयान जो है ना, ये स्थाविरावादिन का ही एक ऑफ शूट है, जिसकी की बात करते हो आप क्या, सर्वस्तिवादिन। सर्वस्तिवादिन भी स्थाविरावादिन यानी हीनयान का ही ऑफ शूट है। स्वतंत्रिका जो है ये भी स्थाविरावादिन यानी हीनयान का ही ऑफ शूट है। और सामित्या जो है ये भी स्थाविरावादिन यानी हीनयान का ही ऑफ शूट है। यानी स्थाविरावादिन से ही ये तीनों ही निकला है, याद रखना, स्वतंत्रिका, सामित्या और स्थाविरावादिन तो है ही, ठीक है।
अब तो ये ऑफशूट किसका है, बुद्धिज्म का है, ये हो जाएगा गलत। स्थाविरावादीन हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमिना वे नॉट होनली मोमेंट्री बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन अ लेटेंट फॉर्म। यस, ये स्थाविरावादीन कहती थी कि जो फिनोमिना का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लेटेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और वो मोमेंटरीली नहीं है होनली। सो दिस इज द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। स्थाविरावादीन ये कहती थी, स्थाविरावादीन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म बिलीव दैट ऑल फिनोमिना और धर्मास एग्जिस्टेड इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड नॉट जस्ट इन लेटेंट फॉर्म। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। ओके, चलो, ये कौन कहती थी, ये सर्वस्तिवादिन कहती थी। और सर्वस्तिवादिन किसका ऑफशूट है भाई, स्थाविरावादिन का ही ऑफशूट है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग वेर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो हमने ये पीवाईक्यू में करा है, अगेन इट इज अ रिपीटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन। रैयतवारी सेटलमेंट किसका, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड, 1820। कहाँ पे लगाया था भाई, चेन्नई मद्रास में, राइट। तो ये हो जाएगा बी एंड सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस भैया 1793 परमानेंट सेटलमेंट, बिहार बंगाल उड़ीसा, गलत है ना। तो 2 और 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलो अब चलते हैं आगे। राधाकांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये भी पीवाईक्यू है, रिपीटेड है। हमने देखा था इसका पूरा डिटेल ही हमने देखा था कि 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सेट हुआ था, कहाँ पे, बंगाल में हुआ था। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कौन थे, राधाकांत देव थे। तो 1 तो सही है, 1 सही है, 1 सही है। चलो 3 ऑप्शन हमें दिख रहा है, आगे देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इजी दिख रहा है हमें, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। हमने ये भी पीवाईक्यू में देखा था, इट इज अगेन रिपीटेड कि इंडियन एसोसिएशन कहाँ पे, कलकत्ता में फॉर्म हुआ था। और ये सारी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो, इंडियन एसोसिएशन, ये सब क्या थी, ये प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि डिमांड्स को रखती थी रीजनल, है ना। एक सिंगल प्लेटफॉर्म उस समय इंडिया में थी नहीं, क्योंकि कांग्रेस का फॉर्मेशन ही 1885 में हुआ है। तो बेसिकली ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन एट कलकत्ता कब हुई थी, 1876 में फाउंड हुई थी। किसके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, इनके द्वारा फाउंड हुई थी, राइट। तो ये बिल्कुल ही सही है, इंडियन एसोसिएशन। और बाद में इंडियन एसोसिएशन ही जाकर के क्या बनती है, आईएनसी बनती है। हमने ये इसका फाउंडेशन इंडियन एसोसिएशन ही आईएनसी का, राइट, जो 1885 में फॉर्म होती है। तो बेसिकली 3 भी सही हो जाएगा, 1 भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं, गुजलू लक्ष्मी नारसू शेट्टी, फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा। नहीं, हमने ये भी रिपीटेड है और हमने ये पीवाईक्यू में देखा था कि मद्रास महाजन सभा के ये फाउंडर नहीं थे। सो बेसिकली क्या हो जाएगा आंसर, 1 और 3 हो जाएगा। अगर हम बात करें राधाकांत देव का, तो ये तो थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का, तो हमने देखा कि 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने क्या किया था, फाउंड किया था इंडियन एसोसिएशन एट कलकत्ता, ठीक है। और मद्रास महाजन सभा की जो बात कर रहे हैं हम, मद्रास महाजन सभा हमने पीवाईक्यू में देखा था कि मद्रास महाजन सभा जो है वो कब फाउंड हुई थी, तो मद्रास महाजन सभा 1884 में फाउंड हुई थी, ठीक है। और उनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, ये भी एक प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी। एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंदाचार्लू, ठीक है। तो यानी कि जो ऑप्शन जो यहाँ पे जो दे रहा है, क्या दे रहा है यहाँ पे आपका, गुलजू लक्ष्मी नारसू शेट्टी, ये बिल्कुल ही गलत है। अब आप मुझे बताओ कि गुलजू लक्ष्मी नारसू शेट्टी किससे रिलेटेड है, क्योंकि मैंने ये आपका ऑलरेडी मैं आपको ये डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप नहीं बताओगे तो फिर इसका मतलब कि आपको ये ध्यान नहीं है और हमने आपको याद नहीं है कि हमने इसको कहाँ पढ़ा था। एक आपको हिंट दे देती हूँ कि ये एक मर्चेंट थे और ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, क्योंकि आप देखो कि किस तरह से इस ऑप्शन से बाद में यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिया। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा ध्यान दो। और आपने अगर 1993 से लेकर के 2024 का पीवाईक्यू ढंग से कर लिया तो आपके क्वेश्चन 90 to 95% हिस्ट्री के सही होंगे आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पता नहीं आपको याद होगा या नहीं, बट हमने आपको बताया था कि गुजलू लक्ष्मी नारसू शेट्टी जो थे वो इंडियन मर्चेंट थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, और उन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था। कहीं लिख लेना, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में थी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ
कांग्रेस, ठीक है। और ये भी 1860s के टाइम पे ही फाउंड हुआ था। तो प्लीज नेटिव एसोसिएशन के ये फाउंडर थे, मद्रास महाजन सभा के नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फैक्ट्रीज एक्ट 1881। अब बताओ 1880 टू 84 का टाइम पीरियड किसका था, जो बहुत ही लीनियंट थे? यस, लॉर्ड रिपन का। और इनके टाइम पे फैक्ट्रीज एक्ट आया था। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है PYQ, हमने फैक्ट्रीज एक्ट भी डिस्कस किया और देखो फिर से ये आ गया 2017 में। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वॉज पास्ड विद अ व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। वेजेस फिक्स करने के लिए आया था, हमने PYQ में देखा था ना। एंड टू अलाउ द वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। नहीं भैया, इन सब की बात नहीं हुई थी। ये बहुत ही सिंपल हुआ था कि विमेन और चिल्ड्रन के कंडीशन को इंप्रूव करना प्लस इनके वर्किंग आवर को रिड्यूस करना। तो ये तो नहीं था ऑब्जेक्टिव, 1 हो जाएगा आपका गलत, तो 1 हटा दो। NM लोखंडे वॉज अ पायोनियर इन ऑर्गेनाइजिंग लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ही वॉज अ पायोनियर ऑर्गेनाइजर ऑफ लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, NM लोखंडे। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब कि इसका बी आंसर हो जाएगा। फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वॉज प्राइमरली एम्ड एट प्राइमरली इंप्रूविंग द वर्किंग कंडीशन ऑफ लेबरर्स, ठीक है, चाइल्ड लेबर के लिए, एंड डिड नॉट फिक्सेस द वेजेस। NM लोखंडे कौन थे? पायोनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ही प्लेड अ रोल इन एडवोकेटिंग वर्कर्स राइट एंड इंप्रूविंग देयर वर्किंग कंडीशन। यानी कि ऑप्शन को क्या किया भैया, चेंज कर दिया, इधर का इधर और इधर का इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्रिंसिपल ऑफ डायरार्की रेफर्स टू। डायरार्की का मतलब क्या होता है? ये बहुत बार हमने, ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये PYQ में आप देख रहे होगे सीरीज, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बार रिपीट हुआ है ना। पहली बार 1919 में डायरार्की लगा था, कहाँ लगा था? प्रोविंसेस पे लगा था, है ना, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत, जहाँ पे कि सब्जेक्ट्स जो थे वो ट्रांसफर हो गए थे रिजर्व और किसमें, ट्रांसफर्ड में डिवाइड हो गए थे। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरी। सो डी इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमीशन। अब बताओ ये रिपीटेड है कि नहीं है? मैंने आपको बोला था ना बटलर कमीशन पे, उस समय जब मैंने आपको बताया था PYQ डिस्कस करते टाइम, इसके पहले का, तो मैंने आपको बताया था कि बटलर कमीशन से रिलेटेड 2017 या 20 में क्वेश्चन आया था। देखो 17 में आया था। बटलर कमीशन जो एक ऑप्शन था पहले, वही ऑप्शन अब क्या बन गया, एक क्वेश्चन बन गया आपका 2 मार्क्स का। और फिर लगेगा बटलर कमीशन कहाँ से आया? PYQ से आया। तो बटलर कमीशन का ऑब्जेक्टिव हमने उस समय भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट्स के बीच में रिलेशंस को इंप्रूव करना इसका ऑब्जेक्टिव था। 1927 में आया था। सो डी वुड बी द आंसर, इंप्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। नो प्रॉब्लम, ये हमने ऑलरेडी क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। अब देखो द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929 प्रोवाइडेड फॉर, क्या प्रोवाइड किया था भाई? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। अब नहीं भैया, ये 43A 43 ये सब तो DPSP है, ये तो गलत है। आर्बिट्ररी पावर टू मैनेज एंड क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना। इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन इवेंट ऑफ ट्रेड, अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड बैन ऑन स्ट्राइक। यस, क्योंकि ट्रेड डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा कानपुर रीजन में हो रहा था उसी समय पे। क्या हुआ था, क्योंकि बोल्शेविक से ये इंस्पायर्ड थे, जो रिवोल्यूशनरी थे इंडिया के, खास करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का 1928 में जो है फॉर्मेशन भी हुआ था, हमने देखा था। तो बेसिकली इनका जो ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा था उस पर रोक लगाने के लिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हो रहा था, तो ट्रिब्यूनल, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ट्रिब्यूनल बनाना और स्ट्राइक पे बैन करना ही ऑब्जेक्टिव था किसका, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का लाने का। तो ये लाया गया था 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, जिन्होंने स्ट्राइक्स को और बैन को ही क्या कर दिया था, इलीगल स्ट्राइक्स को इलीगल बैन कर दिया था। और ट्रिब्यूनल सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया था कि जो भी एलिमेंट होगा जो कि रकस फैलाएगा, उसको ट्रिब्यूनल में क्या किया जाएगा, ट्रायल उनकी करी जाएगी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इट स्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन टू फैसिलिटेट द रिजोल्यूशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स। ठीक है, एक्ट इम्पोज बैन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, इट ड्रू क्रिटिसिज्म फॉर बीइंग बायस टुवर्ड्स एम्प्लॉयर्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग द वन। एम्प्लॉयर्स के टुवर्ड्स बायस थी, क्योंकि वो एम्प्लॉय के साथ गलत कर रही थी, उनका राइट टू स्ट्राइक भी छीन रही थी। ये क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग। म्यूटनी इन रॉयल इंडियन नेवी, मतलब ड्रिन म्यूटनी कब हुई थी भाई? 1946 में हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था भाई? 1942 में हुआ था, 8 अगस्त को। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी भाई? 1931 में हुई थी। अब अरेंज कर लो आप क्रोनोलॉजी में, बहुत ही ईजी है। ये भी देखो PYQ है और रिपीटेड है। इस साल में भी हमें 5 से 6 जो है वो डायरेक्टली रिपीटेड PYQ, और टोटल 11 के 11 तो PYQ ही दिखे ही है, लेकिन 5-6 तो डायरेक्टली ऑप्शन से ही उठा के बना दिए। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा आपका 2 और फिर हो जाएगा 1, यानी सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपका रिपीटेड ही था, राइट? सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये सारा हमने डिस्कस किया है। महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942, ऑल ऑफ दिस।
रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट भी हमने 1946 का डिस्कस किया है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, पे कंडीशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्रिटिश एंड इंडियन सोल्जर्स। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ आया होगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन, टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय।